नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैलियों का आज सुपर शनिवार। पीएम मोदी ने बेतिया में की आखिरी चुनावी रैली। कल खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। बिहार चुनावी मैदान से भागे राहुल गांधी पहुंच गए मध्य प्रदेश, तो प्रियंका वाड्रा ने संभाला मोर्चा। तेजस्वी यादव ने भी की कई रैलियां। संसद का शीतकालीन सत्र तय, 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र में होंगी 15 बैठकें। वोट चोरी, विदेश नीति पर विपक्ष करेगा हंगामा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त बवाल, घुसपैठियों में दहशत। बवाल के बीच शुवेंदु अधिकारी का बड़ा हमला, कहा ममता सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को दे रही संरक्षण। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल। तालिबान ने कहा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया, हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का अंतिम डेटा सामने आ गया है। इसके अनुसार बिहार में 65.8% मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल थम जाएगा, जिसको लेकर आज जमकर चुनावी रैलियां हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ से लेकर एनडीए के तमाम नेता चुनावी प्रचार में नजर आए। कल दूसरे चरण का चुनावी प्रचार थम जाएगा। पीएम मोदी ने आज आखिरी रैली की। पीएम मोदी की रैलियों का असर क्या नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया है। तमाम लोग बिहार पहुंच करके वो एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। बड़ा इम्पैक्टफुल हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ये तो आजाद भारत के सबसे बेस्ट कैंपेनर है। इनसे बेहतर कैंपेन करने वाला कोई नहीं। और वो विरोधियों के ऊपर हमला नहीं करते, डसते हैं उसको। जिस तरीके से आज उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्दों में समझा दिया कि 65 लाख का करंट लगा है। ये करंट क्या है? ये इतना ही वोट, जितना वोट परसेंटेज आया है, उतना ही लाख, 65 से 70 लाख के आसपास एसआईआर में फर्जी वोटर्स निकाले गए। ये उनका इशारा था। और आप ये देखिए, जिस हिसाब से अब तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं, महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां फंसे हो चक्कर में। यही कहानी है बिहार की। बिहार में एक बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। विपक्ष की बहुत भयंकर हार होने वाली है। जी, तो एनडीए के प्रचार में जोश हाई है, तो वहीं महागठबंधन का प्रचार ठंडा पड़ा है। 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। धुआंधार प्रचार जारी है, पर राहुल गांधी बिहार ना जाकर मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। तो वहीं प्रियंका वाड्रा ने चुनावी कमान संभाला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के कटिहार में आयोजित अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गरिमा बनाए रखने में विफल है। उन्होंने आलोचना कि प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को भड़काने के लिए है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव अभियान के दौरान आज नवादा के गोविंदपुर और गया के फतेहपुर में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने जनता से कहा कि आप लोगों ने 20 साल एनडीए को दिए, अब सिर्फ 20 महीना हमें दे दीजिए। सर, महागठबंधन की तरफ से भी प्रचार चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी बिहार ना जाकर मध्य प्रदेश चले गए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वो जितना जाएंगे तेजस्वी यादव के लिए उतना नुकसान होगा। अभी नालंदा में थे, क्या भाषण देकर क्या गए, सारे लोग हंस रहे हैं। वो ये आप गए हो बिहार में सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए, महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए। आप नालंदा में जाकर के ये भाषण दे रहे हो
कि केंद्र में हमारी सरकार जब आएगी तब नालंदा में हम एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पहले यहाँ उनको बहुत ज़्यादा नाम याद है कि यहाँ मलेशिया से तो इंडोनेशिया से तो पता नहीं कहाँ बैंकॉक और फुकेट से जो है लोग पढ़ने के लिए आते थे। इतना शिक्षा का स्तर नालंदा का था। हम आएंगे कहाँ, केंद्र में। लोग सिर पीट रहे हैं कि भाई तुम वोट मांगने गए हो विधानसभा की और 2029 के लिए कैंपेन आपने शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी की तो यही कहानी, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ऑलरेडी वहां 12 देशों के साथ मिलके उनके पैसे से नालंदा के अंदर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी वो बनाया जा रहा है। तो अच्छी बात है, ये कहना पड़ेगा। बेचारे तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए, उनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। कांग्रेस का अपना इकोसिस्टम है, बॉलीवुड हो कि राइटर हो कि एनजीओ हो। अगर उनको तेजस्वी यादव को जिताना था, कांग्रेस पार्टी अगर उनकी मदद के लिए खड़ी होती तो कांग्रेस के बाकी के तमाम लीडर्स वो तो वहां जाकर के प्रचार कर सकते थे। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं एसआईआर के ऊपर, तो तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के इंडी गठबंधन के तमाम लोग वहां आधम के अपना नंबर बढ़ाने के लिए जब वहां पे रैलियां करनी थी, वोट मांगने थे, ये कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। जी, चलिए अब बात अगली खबर की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र के तारीखों की घोषणा कर दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि ये अवधि संसदीय कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें भी होंगी। इस सत्र में देश के राजनीतिक और विधायी कामकाज के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय हो सकती है। और हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष का हंगामा नजर आ सकता है। विपक्ष सरकार को वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी संसद में उठा सकते हैं। सर, इस बार का विंटर सेशन क्या विपक्ष फिर बवाल करेगा? वही बवाल करेगा। बिहार में हारने के बाद ये कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, चोरी की सरकार बनी है। अभी आप देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या तमाशा कर दिया। कोई हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा। अब आज उनके दिए गए तमाम सबूतों के ऊपर अलग अलग टेलीविजन चैनल, वैसे टेलीविजन चैनल भी जो कांग्रेस पार्टी की आरती उतारते हैं, ये लोग हरियाणा गए, पता किया कि जिस घर के ऊपर 150 वोट्स एक एड्रेस पे था उसकी हकीकत क्या है। वहां मालूम चला कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ही वहां पूरे मोहल्ले का घर का एड्रेस एक ही नंबर पे डाल दिया गया। वहां जो लोग नाम थे, जो जिनके नाम थे, वो अलग अलग घरों में तो रहते थे, लेकिन पता वही मिला 262। और एक भी फर्जी वोटर वहां पे नहीं मिला। वहां जीते जागते जिंदे लोग मिले जिसको राहुल गांधी हाइड्रोजन बम बना करके पेश कर रहे थे। और तमाम वो जो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देने वाले रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड पत्रकार, कुछ टीवी चैनल के महान एंकर्स जो ये कह रहे थे इलेक्शन कमीशन, गुस्से में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, इनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई। ये दरअसल एसआईआर के ऊपर राहुल गांधी ने इस तरीके से इस मुद्दे को पकड़ लिया है जिससे पूरे विपक्ष को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। और यही काम ये आने वाले संसद के सत्र में भी यही वोट चोरी एसआईआर के ऊपर हंगामा करते नजर आएंगे। जी, अब बात एसआईआर पर मचे बवाल की। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। यहां तक कि सीएम ममता ने एसआईआर के विरोध में एक बड़ी रैली भी निकाली। एसआईआर प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत भी मची हुई है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जमीनी हकीकत
हकीकत ये है कि घुसपैठिए खासकर बांग्लादेशी मुसलमान पश्चिम बंगाल की सीमा से आ रहे हैं, क्योंकि 540 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं है। ममता बनर्जी सरकार बीएसएफ को स्थायी बाढ़ लगाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं दे रही है। क्या वाकई में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं? बिल्कुल बचा रही। 5000 टीम बना दी ममता बनर्जी ने कि जिनको जिनको प्रॉब्लम है, वो कितनी चीख रही थी कि आधार को जोड़ो, आधार को जोड़ो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार नहीं बनेगा। अब राशन कार्ड बनाया जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, ये तमाम तरह का 5000 टीम ममता बनर्जी ने उतार दिया। और आधार कंसिडर नहीं किया जाएगा तो ये फर्जी आधार वो तालाब में मिल रहे हैं। तस्वीरें आ रही है, कितनी शर्मनाक बात है। बॉर्डर स्टेट है और वहां पे, लेकिन आपको मैं बताऊं एक बात, बांग्लादेशी अब वहां से भाग रहे हैं जान प्राण लेकर के। उनको समझ में आ गया कि ममता बनर्जी बचा नहीं पाएगी उनको, और इसलिए कलकत्ता के अंदर वो एबीपी आनंद बाजार पत्रिका वाले वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि बांग्लादेशी अचानक से गायब हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब एसआईआर के चक्कर में, क्योंकि डराया ममता बनर्जी ने कहा कि ये एसआईआर नहीं, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है। तो लोगों को लग रहा है कि फंसने से बेहतर है कि भाग चलो, अभी जब तक ये बवाल हिंदुस्तान में हो रहा है, भाग चलो। तो वहाँ बहुत सारे लोग एक्सोडस हो रहा है, सीधे सीधे भाग रहे हैं। तो बांग्लादेशियों में तो दहशत है। ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? ममता बनर्जी ने पहले कहा कि भाई हम फॉर्म नहीं लेंगे, मालूम चला फॉर्म दे दिया गया, वो खुद रिसीव कर ली। अब जब ये खबर आ गई कि बाकी दुनिया को मना कर रही है और खुद जो है वो फॉर्म ले रही है, तो फिर आज उनको आकर के सामने कि नहीं, मैं नहीं भरूंगी। भाई क्यों नहीं भरोगी? भाई क्यों नहीं भरना है? आप देश के कानून से अलग हैं। तो ये देखिए, ममता बनर्जी को मालूम है कि बिहार में तो 70 लाख के आसपास वोट कटे। एक एस्टिमेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बंगाल के अंदर 1.5 से 2 करोड़ वोट्स वो इस एसआईआर में साफ कर दिए जाएंगे, और इसका सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। इसलिए ममता बनर्जी चीख पुकार कर रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा शांति वार्ता एक बार फिर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे को दोष देते नजर आए। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया है। तालिबान का कहना है कि हम अच्छे इरादों और पूरे अधिकार के साथ वार्ता में शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी लोग हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, बार बार शांति वार्ता के लिए बैठकें होती है, क्यों ये बैठक में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये पागलों का मुल्क है पाकिस्तान, और ये पागलों का मुल्क मैं नहीं कह रहा। आज वहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया जिसमें बताया गया कि 5 करोड़ 50 मिलियन पाकिस्तानी, 20 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ उसमें वहाँ के ही प्रोफेसर और रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल डिसऑर्डर है, पागल है पाकिस्तानी। तो जब आपका 25% पॉपुलेशन ही पागल हो जाए तो वहाँ की सरकार क्या करेगी? बातचीत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी सिक्योरिटी और पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी ये अफगान तालिबान को देना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लिख कर दें कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो टीटीपी वाले हैं, उनसे आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप लिख कर दीजिए। ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है आपके बॉर्डर के अंदर हो रहा है, आप उसको डील करो। आप डील नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है सारा का सारा ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ रहे हो। अभी कल एक वीडियो रिलीज हुआ, वीडियो में क्या था, सोशल मीडिया पे आप देखिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। टीटीपी वाले बोल रहे हैं कि मुनीर को कच्चा चबा जाऊंगा। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। आप
तालिबान को देखते ही पाकिस्तानी सेना वो भाग खड़ी होती है। और आप जब बातचीत के लिए जाते हो तो बातचीत के लिए कहते हो कि उसकी सुरक्षा, उसके खिलाफ कार्रवाई वो अफगानिस्तान करे। भाई खतरा आपको है, एक्शन कौन लेगा? आप लोगे ना, आपके लिए अफगानिस्तान तो लेगा नहीं। और इसीलिए ये बातचीत नहीं हो पा रही है। अब जब बातचीत नहीं हुई तो आपने अफगानिस्तान की तरफ का बयान तो सुना दिया। उन्होंने कितना, भाई तालिबानी लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बातचीत नहीं हुई फिर भी हम लोग जो है कोशिश करेंगे। इधर ख्वाजा आसिफ क्या बोल रहा है? ख्वाजा आसिफ बोल रहा है कि बातचीत नहीं हुई ना, अब हम मारेंगे, इट इज ऑल आउट वॉर। अरे कायरो का देखिए बददिमाग लोग हैं। और इसलिए वो जो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च पेपर जो आया है कि 25% पब्लिक पागल है, तो उस हिसाब से ये ख्वाजा आसिफ, ये मुनीर, ये शरीफ, ये सब जो है उसी 25% में ही शामिल नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।